आज की कहानी एक जबरदस्त सीरियल किलर को पकड़ने के साजिश के पीछे है। ये सीरियल किलर इतना शातिर है कि लाखों लोगों के बीच से पुलिस के नाक के नीचे से भाग जाता था। कहानी काफी मजेदार होने वाली है, इसीलिए पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए। कहानी शुरू करने से पहले मेरे नए मेंबर हरकनवाल सिंह, इनका थैंक यू चैनल के नए मेंबर बनने के लिए। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम कूपर नाम के एक फायर फाइटर को देखते हैं जो अपनी बेटी राइली को एक फेमस सिंगर रेवन के कॉन्सर्ट में लाया होता है। वेन्यू के अंदर आने के बाद राइली काफी खुश है, लेकिन तभी कूपर का ध्यान कॉन्सर्ट हॉल के एंट्रेंस पर जाता है जहाँ पे काफी सारी पुलिस तैनात है। अब इनसे होते हुए कूपर और राइली कॉन्सर्ट हॉल के अंदर आ जाते हैं, पर अंदर आने पर भी काफी सारे पुलिस ऑफिसर और जगह जगह सिक्योरिटी तैनात है। इससे कूपर को शक आता है कि यहाँ पर कुछ तो बड़ा होने वाला है। दोनों भी काफी अच्छी बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। अब कुछ देर के बाद कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। तब तक कूपर और राइली भी अपने सीट पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन कूपर का ध्यान ना तो सिंगर पर था ना ही अपने बेटी पर, क्योंकि पुलिस का पहरा बढ़ते ही जा रहा था। अब ये बवाल क्या है ये देखने के लिए वो राइली को वॉशरूम जा रहा हूँ बोलकर बाहर आता है। अब बाहर आने पर अपना फोन ओपन करके अपने घर में लगे हुए सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज देखने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने एक लड़के को किडनैप करके रखा हुआ है। यहाँ हमें पता चलता है कि कूपर असल में एक सीरियल किलर है और शायद पुलिस उसी को पकड़ रही है। वो वॉशरूम के बाहर आता है कि तभी उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जो देखो काफी हैरान होता है और उनसे बात करने आता है कि तभी वो वहाँ से गायब होती है। ये उसका हेलुसिनेशन है। अब बाहर आने पर उसे राइली की दोस्त जोडी की माँ मिलती है, जो कूपर से जोडी के बर्ताव के लिए माफी मांगती है, जो राइली को स्कूल में काफी परेशान करती थी। अब इसके बाद कूपर अपने सीट पर आता है। अब वही इंटरवल हो जाता है और ये दोनों बाहर आते हैं और राइली अपने लिए एक टी शर्ट लेने का सोचती है, लेकिन उसका साइज नहीं होता। तभी वहाँ पे काम करने वाला लड़का जेमी बताता है कि स्टोर रूम से तुम्हारा साइज जल्दी ही आ जाएगा, फिक्र मत करना। कूपर उससे पूछता है कि यहाँ पे इतने सारे पुलिस क्यों है, तो जेमी कहता है मुझे तो आपको ये बताना नहीं चाहिए। दरअसल पुलिस को न्यूज मिली थी कि जो फेमस सीरियल किलर है ना बुचर, वो इसी कॉन्सर्ट में आया हुआ है और उसे पकड़ने के लिए ही ये ट्रैप लगाया गया है। बैक स्टेज के अलावा जितने भी एग्जिट है सारे पुलिस ने घेर लिए है। अब ये सुनकर कूपर हंसने का नाटक करता है और यहाँ हमें समझ आता है कि बुचर और कोई नहीं बल्कि खुद कूपर है। अब उसकी हवा टाइट हो जाती है। अब इसी दरमियान वो एक ड्रंक औरत को धक्का मारता है, वो बेचारी गिर जाती है और पुलिस उसे देखने के लिए आते हैं, जिसका फायदा उठाकर कूपर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि कॉन्सर्ट के वेन्यू के बाहर और भी ज्यादा पुलिस है। उसका यहाँ से निकलने का प्लान फेल हो जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है। कूपर वहाँ से रैली के साथ कॉन्सर्ट हॉल में आता है। अब कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है, तभी एक सिंगर स्टेज के नीचे से ऊपर आता है। ये देख कूपर राइली से कहता है कि क्यों ना हम भी स्टेज के नीचे जाकर एक बार वहाँ का रास्ता देख आए, लेकिन अब राइली कूपर के इस बर्ताव से इरिटेट हो गई थी और वो कहती है कि आप काफी समय से अजीब बर्ताव कर रहे हो, जो सुनकर कूपर थोड़ा चुप हो जाता है। अब थोड़े समय के बाद कूपर कॉन्सर्ट हॉल से बाहर निकल आता है। उसे सामने वापस जेमी दिखाई देता है, जो सप्लाई रूम में ही जा रहा था। अब कूपर कहता है कि मेरे बेटी का टी शर्ट अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही आता हूँ, और दोनों भी सप्लाई रूम में आते हैं। फिर कूपर जेमी को बॉक्सेस रखने में मदद करने के बहाने से उसका आईडी चुरा लेता है। अब बातों बातों में जेमी कूपर को बुचर यानी उसी सीरियल किलर के कुछ विक्टिम्स के फोटो दिखाता है। इन फोटोज में बुचर यानी कूपर ने अपने विक्टिम्स के बॉडी के पार्ट्स को बुरी तरीके से काटा होता है। जेमी कहता है कि इस सीरियल किलर की केसेस में काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ और आज उसे पकड़ने के लिए हम सब वर्कर्स को काफी अच्छी सी ट्रेनिंग भी दी गई है और एक पासवर्ड भी हमें दिया है जो कि हैमिल्टन है। जिसके बाद कूपर एक टी शर्ट लेकर वहाँ से निकल आता है और जेमी के आईडी के मदद से वर्कर लोगों के ब्रेक रूम में आता है, लेकिन इसी दरमियान वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं। अब कूपर वहाँ पे वर्कर का नाटक करने लगता है। अब जाते हुए कूपर वहाँ पे पुलिस का एक वॉकी टॉकी रेडियो चुरा लेता है। अब वहाँ से बाहर आता है कि तभी उसकी मुलाकात वापस जोडी की मॉम से होती है। अब कूपर उन्हें इग्नोर करने लगता है, जिससे जोडी की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कूपर के साथ बहस करने लगती है। अब ये हंगामा सुनकर दो पुलिस ऑफिसर इन्हीं की तरफ आने लगते हैं। कूपर की फट जाती है कि तभी हम देखते हैं एंट्रेंस पर दूसरा हंगामा होने लगता है
वहाँ पर एक आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया होता है। अब कूपर वहाँ आता है और वहाँ पे जोसेफी नाम के एक डिटेक्टिव को देखता है जो यहाँ पे बुचर को पकड़ने के लिए आई है। अब कूपर अपने सीट पर आके ईयरबड से रेडियो पर पुलिस की बातें सुनने लगता है। उसे पता चलता है कि जिस आदमी को पुलिस ने एंट्रेंस पर पकड़ा है वो असल में एक मामूली चोर है जो इतने सारे पुलिस को देख काफी डर गया था। इसी बीच में कूपर देखता है कुछ पुलिस पास में ही आकर एक दूसरे आदमी को अरेस्ट करके लेकर जा रहे हैं, लेकिन तभी रेडियो पर सीरियल किलर का डिस्क्रिप्शन बताया जाता है। इस सीरियल किलर 30 साल का एक वाइट मेल आदमी है और उसके राइट हैंड में एक एनिमल का टैटू है। सेम टैटू कूपर के हाथ में भी बना होता है, पर कूपर की किस्मत यहाँ उसका साथ देती है क्योंकि एक लड़की के बैग में उसे एक ब्रेसलेट मिलता है जो कूपर अपने हाथ में पहन लेता है। इसके बाद वो पूरे वेन्यू का मैप अपने फोन में डालता है और रैली से झूठ कहता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड स्टैंड पर ही रह गया है और वो कॉन्सर्ट हॉल से बाहर आता है। वहाँ पर रेडियो पे सुनता है कि FBI वालों ने बिल्डिंग के बाहर टेंट्स और बैरिकेड्स लगा दिए हैं, इसीलिए अब वो फायर अलार्म बजाने का सोचता है ताकि यहाँ पे हड़बड़ी मचे। लेकिन तभी उसकी नजर सामने लगे सिक्योरिटी कैमरा पे जाती है जिसे पुलिस उसे ट्रैक कर सकती है, इसीलिए वो रुकता है। लेकिन उसकी ये चाल जोसेफी पहले ही समझ लेती है और वो रेडियो पर सबको बताती है कि बूचर शायद फायर अलार्म बजाने की कोशिश कर सकता है। अब ये देखकर कूपर नया प्लान बनाता है और वो एक बर्गर स्टैंड के पास जाकर वहाँ पे स्टोव का टेम्परेचर फुल पे सेट करता है। इसके बाद कुछ ऑयल भी उसमें डाल देता है। जब एक औरत स्टैंड के पास आती है तब स्टोव में अचानक से धमाका होता है जो देख सारे पुलिस उस लड़की की मदद करने के लिए जाते हैं और तब कूपर एक एप्रन चुरा कर बिल्डिंग के टेरेस पर आता है भागने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी पुलिस होते हैं और अब पुलिस को उस पर शक आता है, इसलिए वो कहता है कि किचन में हुए हादसे के कारण मैं यहाँ पर थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए आया हूँ। लेकिन पुलिस को उस पर का शक हटता नहीं है और वो कूपर से उसका सीक्रेट कोड पूछते हैं। तो कूपर कहता है कि मेरा सीक्रेट कोड हैमिल्टन है, लेकिन पुलिस को तो और भी शक आने लगता है, इसीलिए वो अब कूपर का कार्ड मांगते हैं। अब कूपर की हालत खराब होती है क्योंकि उसके पास कोई भी कार्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी वो पॉकेट में चेक करने का नाटक करता है कि तभी उसे पॉकेट में उस आदमी का वॉलेट मिलता है जिसमें यहाँ का एक वेन्यू कार्ड होता है। अब वो पुलिस को वो दिखाता है और फाइनली उन्हें कूपर पे यकीन होता है। अब कूपर उनसे बातें करने लगता है और पूछता है कि ये जोसेफी कौन है। तो पुलिस बताते हैं कि जोसेफी एक शातिर डिटेक्टिव है जिसने ऐसे कई सारे सीरियल किलर्स को पकड़ा है। इसके बाद कूपर नीचे आ जाता है जहां वो उसी वर्कर को देखता है जो धमाके में जख्मी हुई थी। कूपर को वापस अपनी माँ दिखाई देने लगती है। इसी बीच में राइली कूपर को ढूंढने के लिए वहां आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों भी सीट पर आ जाते हैं। तभी राइली कूपर से कहती है रेवन अक्सर ऑडियंस में से किसी एक लड़की को चुनती है और उसे अपने स्टेज पर लेकर जाती है। अब ये सुनकर कूपर एक प्लान बनाता है और एक पास के वर्कर के पास जाकर झूठ कहता है कि मेरी बेटी राइली कैंसर से ठीक हुई है और वो रेवन की बहुत ही बड़ी फैन है, जो सुनकर उस वर्कर को राइली के लिए बुरा लगता है और वो राइली को ही रेवन के साथ स्टेज पर जाने के लिए चुनता है, जिसके कारण कूपर और राइली को अब बैक स्टेज के पासेस मिल जाते हैं। राइली फिर स्टेज पर आकर काफी खुश हो जाती है, जो देखकर कूपर भी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है। इसी दरम्यान कूपर की नजर एक लड़की पड़ जाती है जो अचानक से क्राउड में बेहोश हो गई है और उसी के पास जोसेफी भी आ रही होती है। पर इसके पहले ही कूपर वहां जाकर उस लड़की को बैक स्टेज में लेकर आता है और उसे कुछ जूस पिलाता है, जो देखकर वहाँ की मैनेजर कूपर से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कूपर से कहती है तुम लोग बाकी का कॉन्सर्ट स्टेज के पास से देख सकते हो। अब थोड़ी देर के बाद कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है, पर तभी कूपर रेडियो पर पुलिस को कहते हुए सुनता है कि सभी मेल्स की एग्जिट पर तलाशी ली जाएगी। कूपर फिर राइली के साथ बैक स्टेज के एग्जिट पर आता है, वहाँ पर भी पुलिस है। लेकिन इसी बीच पास ही के एक कमरे में कूपर जोसेफी और रेवन को बातें करते हुए सुनता है, जहाँ पे जोसेफी रेवन से कह रही होती है कि जितने भी लोग कॉन्सर्ट में आए थे उन सभी के फोटोज और डेटा सिक्योरिटी कैमरास में सेव हो चुके हैं, यानी कि इस प्लान में रेवन भी मिली हुई है। तभी कूपर के दिमाग में एक और नया प्लान आता है और वो रेवन से अकेले जाकर मिलता है और उसे अपने फोन में स्पेंसर की वीडियो दिखाकर कहता है कि मैं ही बूचर हूँ और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं स्पेंसर यानी उसी लड़के के कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ दूंगा जिससे उसकी मौत हो जाएगी।
अब यहाँ रेवन मजबूरी में उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। फिर वो कूपर और राइली को अपने लीमो में बिठाकर वहाँ से लेकर जाती है, जिसके कारण कूपर पुलिस की चेकिंग से बच जाता है। खैर कूपर यहाँ फिर से ड्राइवर से कहता है कि मुझे मेरी गाड़ी के पास उतार दो, पर रेवन राइली से कहती है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, जो सुनकर राइली बहुत ही खुश हो जाती है। और यहाँ कूपर को ना चाहते हुए भी रेवन को अपने घर का एड्रेस बताना पड़ता है, जिसके बाद वो सभी कूपर के घर आते हैं, जहाँ पे हम कूपर की पत्नी रेचल और उनके छोटे बेटे लोगन को देखते हैं। अब यहाँ पे कूपर रेवन को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं स्पेंसर को मार डालूंगा। इधर कुछ देर के बाद रेवन सबसे कहती है कि FBI को बूचर के एक फेक घर से मेरे कॉन्सर्ट का टिकट रिसीप्ट मिला था और तभी मुझे FBI ने कांटेक्ट किया था और बूचर को पकड़ने का प्लान बनाया। जोसेफी काफी समय से बूचर के केस को पढ़ रही थी। उसके अनुसार किलर 30-40 साल का एक वाइट मेल है, जिसे शायद OCD है, इसीलिए वो काली कलर की गाड़ी चलाता है और उसका शायद अपने माँ के साथ भी रिश्ता खराब होगा। अब ये सब कुछ सुनकर कूपर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि रेवन ने हर एक बात सच कही होती है। रेवन फिर पियानो बजाने के बहाने से राइली को अपने बाजू में बैठने बोलती है और तभी वो राइली का फोन चोरी करती है। रेवन फिर राइली से कहती है कि हमें एक सेल्फी लेनी चाहिए, लेकिन राइली को उसका फोन ही नहीं मिलता। तब रेवन कूपर का फोन लेकर सेल्फी खींचती है, जिसके बाद रेवन कूपर का फोन लेकर वॉशरूम में जाकर वहाँ का दरवाजा बंद कर लेती है, जो देख कूपर दरवाजे पर आकर जोर जोर से ठकठकाने लगता है। कूपर का ऐसा बर्ताव देखकर उसका परिवार को काफी अजीब लगता है। अब इधर रेवन कूपर का फोन खोलती है और स्पेंसर से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो स्पेंसर कहता है मुझे यहाँ लाते वक्त मैंने एक लायन का स्टेचू देखा था। अब ये सुनकर रेवन सोशल मीडिया पर लाइव जाती है और अपने फॉलोअर्स से स्पेंसर के बताए हुए लोकेशन के बारे में पूछने लगती है और तभी उसका एक फॉलोअर ऐसी एक जगह के बारे में बताता है, जिसके बाद वो अपने ड्राइवर को मैसेज करके उसे वहाँ पुलिस बुलाने को कहती है। जिसके बाद वो कूपर का फोन चेक करने लगती है, पर तब तक फोन लॉक हो चुका होता है। पर तभी गुस्से में कूपर दरवाजा तोड़ देता है और फिर रेवन से अपना फोन लेकर स्पेंसर को चेक करता है, पर तब तक स्पेंसर वहाँ से गायब हो चुका था। कूपर फिर अपना क्राइम बैग लेता है और रेवन को रेचल की गाड़ी में बिठाकर कहीं लेकर जाने लगता है। पर जैसे ही कूपर गैराज का दरवाजा खोलता है तो बाहर उसका परिवार खड़ा मिलता है, जिसे कूपर ने एक कमरे में बंद कर दिया होता है। पर ये लोग खिड़की से बाहर निकले हैं, जिन्हें देखकर कूपर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके परिवार को सच्चाई पता चल चुकी है। इसी बीच में रेवन भी गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाती है और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें देखकर कूपर घर के अंदर भाग जाता है, जबकि पुलिस कूपर के परिवार को वहाँ से लेकर जाती है और रेवन भी अपने लीमो से बैठकर निकल जाती है। पर रेवन की गाड़ी को उसके ड्राइवर की जगह एक पुलिस ऑफिसर चला रहा होता है। अब यहाँ पुलिस कूपर को पकड़ने उसके घर घुस जाती है, पर तब तक कूपर क्लोजेट में बनाए हुए एक सीक्रेट टनल के रास्ते से भाग चुका था। ये टनल उसके पड़ोसी के घर के यार्ड में जाकर खुलती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर रेवन की गाड़ी चला रहा था वो असल में कूपर ही होता है, जो कि पुलिस के कपड़े पहनकर बच निकला है। कूपर फिर रेवन को पकड़ लेता है और उसे कहता है मैं अब तुम्हें मारने वाला हूँ। इसी दरम्यान इनकी गाड़ी रेड लाइट पर आकर रुक जाती है और तब रेवन गाड़ी का विंडो नीचे करके लोगों से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। तभी काफी सारे लोग आकर गाड़ी को घेर लेते हैं, जिसे कूपर अब वही फंस जाता है। वही दूसरी तरफ रेवन अपने हथकड़ी को तोड़कर गाड़ी से बाहर निकल आती है और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उस गाड़ी पर गोलियां चलाने लगती है। पर तब तक कूपर एक हुडी पहनकर वहाँ से भाग चुका होता है। इधर पुलिस रेवन को स्पेंसर से मिलवाने लेकर जाती है, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया होता है। दूसरी तरफ रेचल ने अपने दोनों बच्चों को बहन के घर छोड़ा होता है और वो वापस घर आती है। तभी जोसेफी घर पे होती है, जो रेचल को कहती है कि तुम्हें भी सेफ जगह चले जाना चाहिए। अब जोसेफी 2 पुलिस ऑफिसर को वहाँ पे छोड़कर चली जाती है, लेकिन तभी हम पीछे देखते हैं कि कूपर बैठा हुआ था, जो रेचल को कहता है कि तुमने ही मुझे फंसाया है। और यहाँ पे प्लॉट रिवील होता है और रेचल कहती है कि हाँ, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन तुम्हारे कपड़ों से फिर हॉस्पिटल की क्लीनिंग फ्लूइड की स्मेल आने लगी और इसीलिए मुझे शक हुआ कि तुम ही सीरियल किलर हो। एक दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे सीक्रेट घर तक आ पहुंची, जहाँ पे मैंने ही कॉन्सर्ट के टिकट का रिसीप्ट छोड़ दिया था
और पुलिस को कॉल किया कि शायद किलर कॉन्सर्ट में आने वाला है। मैंने ये सब कुछ उसी उम्मीद में किया कि शायद मेरा शक गलत साबित हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये सुनने के बाद कूपर एक चाकू लेकर रेचल को मारने के लिए आता है। रेचल काफी डर जाती है और कहती है कि आज काफी खुशी का दिन है और राइली ने तुम्हारे लिए कुछ स्वीट बनाया था, पहले वो खा लो। कूपर को शक आता है, इसीलिए राइली पहले उस स्वीट्स को खाती है। उसके बाद कूपर खाने लगता है और यहाँ पे वो बताने लगता है कि कैसे उसे इनोसेंट लोगों को मारना अच्छा लगता है। लेकिन खाना खाते वक्त अचानक से वो बेहोश होने लगता है और यहाँ पता चलता है कि रेचल ने उसी के बैग में से बेहोशी की दवाई उस स्वीट्स में मिला दी थी। अब कूपर को चक्कर आने लगते हैं कि तभी दरवाजे पर उसकी माँ उसे दिखाई देती है, जो उसे मॉन्स्टर कह रही होती है। कि तभी वहाँ पुलिस आकर कूपर पर टीजर से हमला करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद कूपर को वहाँ से लेकर जाया जाता है। तभी राइली को भी पता चलता है कि उसके पिता को कहीं लेकर जा रहे, इसीलिए वो रोते हुए उन्हें गले लगा दी है। इसके बाद कूपर को गाड़ी में बिठा दिया जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसने राइली के साइकिल से एक कांटा निकाल लिया है, जिसकी मदद से वो अपनी हथकड़ियाँ तोड़ देता है और ये मूवी इधर ही खत्म होती है।